हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, हमारे सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है जिसका नाम है अकाउंटेबिलिटी एंड इथिकल गवर्नेंस। ठीक है ना। देखिए, सिंपल सी बात है कि जब तक आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी वाली भावना नहीं होगी तब तक आप एक इथिकल गवर्नेंस या इथिकल पब्लिक सर्वेंट नहीं बन सकते। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन भी आता है कि हाउ अकाउंटेबिलिटी इज रिलेटेड विद द इथिकल गवर्नेंस। तो टॉपिक वही है, क्वेश्चन उसी तरह से आएगा कि अकाउंटेबिलिटी इथिकल गवर्नेंस से कैसे रिलेटेड है और अकाउंटेबिलिटी के सामने मतलब क्यों अकाउंटेबल नहीं हो पा रही है पब्लिक, जो ऑफिसेज हैं या पब्लिक सर्वेंट जो हैं, सिविल सर्वेंट जो हैं, और उनको मोर अकाउंटेबल बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से इस टॉपिक से सिंपली यही क्वेश्चन आने वाला है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक यही है दोस्तों, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे वही मेरा सेम हम्बल रिक्वेस्ट की लाइक कीजिए अगर वीडियोज पसंद आ रहे हैं। ठीक है ना, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ तक पीडीएफ की बात है तो पीडीएफ मैंने कंप्लीट डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर लीजिए। सजेशन यही है कि आप पहले उसका प्रिंट आउट ले लीजिए या फिर आप सॉफ्ट कॉपी रख के अपने पास, तब फिर लेक्चर देखिए तो आपको ज़्यादा मजा भी आएगा, ज़्यादा समझ में भी आएगा। दोस्तों, बहुत सारे डिमांड आ रहे हैं क्योंकि देखिए मेरा पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट वास्ट नहीं लगता है। तो डिमांड भी लोग करते हैं और मैं उनकी डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन टाइम के शॉर्टेज की वजह से कुछ डिमांड्स ऐसे हैं जो अभी नहीं पूरा कर सकता, उसके लिए मैं बाद में कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, तो बाद में मैं उसके बारे में देखूंगा। ठीक है ना। तो चलिए, देखिए अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, इसके पहले भी हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले चुके हैं कि अकाउंटेबिलिटी एक्चुअली क्या होती है। सिंपल सी बात है, अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा क्वालिटी है, आप समझ लीजिए कि आप किसी पोस्ट पे हैं और आप कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, जिसके लिए आप डिसीजन ले रहे हो या जिसके द्वारा दिए गए पावर्स की वजह से आप डिसीजन ले रहे हो, तो आप उनको बताओ कि उस डिसीजन या उस एक्शन के पीछे क्या रीजन थे, क्या उसके आउटकम आने वाले हैं। ठीक है ना, और उससे कौन कौन प्रभावित होने वाला है, किसको किसको फायदा होने वाला है। मोटा मोटा यही कि आप पब्लिक को भी बताइए कि आप कोई एक्शन क्यों ले रहे हैं, कोई डिसीजन क्यों ले रहे हैं, और साथ में आप अपने जो आपकी सुपीरियर अथॉरिटी है आप उसको भी बताओ कि सर मैं ये डिसीजन क्यों ले रहा हूँ, ये एक्शन क्यों ले रहा हूँ। ये जो प्रोसेस है यही सिंपल सा अकाउंटेबिलिटी है। उम्मीद है कि इसके पहले भी जब हम डिस्कस किए थे तो आपको समझ में आ गया होगा एक अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है। और आज भी सेम चीज है कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि उत्तरदायित्व। सिंपल सी बात है कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसके उसके लिए आप जो है ओपनली बताओ कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हो। और अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो आप भाई सुपीरियर अथॉरिटी हो, आप जो है किसी पोस्ट पे बैठे हो, आप क्या कर रहे हो, कोई आपसे न तो पूछने का पावर है और न तो आप बता रहे हैं। तो फिर तो ये तो गड़बड़ झाला है भाई, आप फिर मनमानी करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ आप अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेंगे। इवन अगर सुपीरियर अथॉरिटी भी आपसे नहीं पूछ रही है, पब्लिक भी नहीं पूछ पा रही है, तो फिर तो आप मनमानी करेंगे। ठीक है ना। तो अकाउंटेबिलिटी सिंपल सा यही है कि आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, उसके पीछे का रीजन, उसका आउटकम, ठीक है, उससे प्रभावित होने वाले लोग, सारी चीजें आप उसको रिवील कर दीजिए, ओपननेस रखिए। राइट। तो accountability means answerability of the officials to their decisions and actions। मतलब उनके जो decisions हैं, उनके जो actions हैं, उसके लिए answerability। ठीक है ना। accountability is required in case of public servants because they have lot of discretion। accountability एक public servant के लिए क्यों important है, क्योंकि public servant बहुत सारे discretion रखता है। ठीक है ना। डिस्क्रिशन का मतलब ये है कि डिसीजन लेने का अधिकार रखता है, पावर रखता है, वो बहुत सारे डिसीजंस लेता है खुद से। ठीक है ना। तो इसलिए उसका अकाउंटेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अकाउंटेबिलिटी से हमको फायदे क्या क्या होते हैं बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट मैं एक यहाँ पे लिस्ट दे दिया हूँ ताकि आपको आंसर लिखने में ज्यादा इधर उधर माथा पच्ची ना करना पड़े। आपके सामने एक लिस्ट है, आप लिख दीजिए इसको। ठीक है ना। चेक द एब्यूज ऑफ पावर, मतलब शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करे वो, अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल ना करे, जनता की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए करे। ठीक है ना। चेक्स करप्शन एंड फ्रॉड, सिंपल सी बात है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी डिक्रीज द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर जिस दिन लेजिटिमेसी मतलब कि आप कह सकते हैं कि विश्वास खत्म हो गया जनता का सरकार पर से, उस दिन वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है, इसका जो बेनिफिट है वो है लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट को बनाए रखना, पब्लिक का ट्रस्ट गवर्नमेंट पे बनाए रखना। ठीक है ना। उसके बाद मेक सिस्टम मोर रिस्पॉन्सिव,
जितना ज़्यादा अकाउंटेबल होगा उतना ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिव भी होगा, ठीक है ना। मतलब कुछ भी आप कहेंगे तो वो तुरंत आपको, कोई आपकी शिकायत होगी तुरंत आपका वो शिकायत वो दूर करने की कोशिश करेगा। ओके, स्टॉप्स आर्बिट्रेरी एंड अनअथराइज्ड एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। आर्बिट्रेरी मतलब अकाउंटेबिलिटी होगा तो वो कोई भी पब्लिक ऑफिसर होगा वो मनमानी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और अनअथराइज्ड, जिस एक्सरसाइज या जिस काम के लिए उसको अथॉरिटी नहीं मिली है वो उसको नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये अकाउंटेबिलिटी के फायदे हैं। अगर हम अकाउंटेबिलिटी के टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप्स के होता है, किस तरह की, देखिए सिंपल सी बात है, अगर अकाउंटेबिलिटी का ही क्वेश्चन आ गया तो ये टाइप्स भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो दो तरह का होता है, एक तो होता है वर्टिकल, ठीक है ना, मतलब अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन टू पर्सन आउटसाइड द गवर्नमेंट। इसमें आपकी पब्लिक भी आ जाएगी, आपका जो आम जनता है वो आएगी, या फिर एनजीओ हो गया, सिविल सोसाइटी हो गई, इस तरह की। मतलब कि अगर कोई पब्लिक, कोई आम आदमी किसी भी व्यक्ति किसी भी पब्लिक ऑफिसर से कोई क्वेश्चन पूछता है और वह पब्लिक ऑफिसर उस व्यक्ति को आंसर देता है तो यह उसकी वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी कही जाएगी, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंश्योर करने का एक मैकेनिज्म बनाया गया है हमारे सिस्टम में, तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करते हैं, इंश्योर करते हैं, जैसे कि इलेक्शन। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी है, आम जनता की बात नहीं सुन रही है तो अगले इलेक्शन में उसको देख लेगा, ठीक है ना। उसके बाद आरटीआई, ये आपके पास एक पावर है, एक हथियार है, एक वेपन है आपके पास, कि आप आरटीआई के थ्रू किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, किसी भी सिविल सर्वेंट से अपनी बातें पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फैक्ट्स ले सकते हैं। तो जब आप फैक्ट्स ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और पब्लिक ऑफिसर बता रहा है तो इसका मतलब वो वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी के लिए काम कर रहा है। उसके बाद मीडिया एंड सोशल मीडिया, ऑब्वियसली मीडिया तो ठीक थी अभी कुछ दिन तक, लेकिन अभी मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो उसको रिस्पॉन्स करते हैं या नहीं करते हैं तो फिर जान लीजिए कोई अकाउंटेबल नहीं है। अगर रिस्पॉन्स करते हैं तो वो वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी को शो कर रहे हैं। उसके बाद सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर क्या होता है दोस्तों, गवर्नेंस वाले चैप्टर में भी हम देख चुके हैं और इसमें भी आगे है, तो एक बार फिर से इसको देख लेंगे, ठीक है ना। सिटीजन चार्टर क्या होता है, इसके पहले भी हमने बताया था कि एक किसी भी पब्लिक ऑफिस के पास एक डॉक्यूमेंट होता है, इस तरह से कह लीजिए, सिंपल सी बात है कि इस तरह से कह लीजिए वो अपने ऑफिस के सामने एक बोर्ड लगा के रखा है कि इस ऑफिस में कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उन सर्विसेज के स्टैंडर्ड क्या होते हैं, मतलब उसकी क्वालिटी क्या होती है, और उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए टाइम फ्रेम क्या है, मतलब कि किस टाइम के अंदर वो प्रोवाइड करवाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको कोई शिकायत है तो आप अपनी शिकायत कहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट होता है, ये बोर्ड, साइन बोर्ड समझ लीजिए या डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, ये जो किसी भी पब्लिक ऑफिस का होता है उसको हम सिटीजन चार्टर बोलते हैं। सिटीजन चार्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सिटीजन्स के राइट्स की बात की जाती है, सिटीजन्स के अधिकारों की बात की जाती है। उसके बाद वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी में ही एनजीओज एंड प्रेशर ग्रुप्स भी आते हैं। एनजीओज भी टाइम टाइम से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं अथॉरिटीज से, पब्लिक ऑफिसर से, तो वो उनको भी जवाब देते हैं। तो ये हो गया वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जो सर्वेंट्स हैं गवर्नेंस में या गवर्नमेंट में, वो आपस में, मतलब अपने जो सेम डिपार्टमेंट है उसके उसको उत्तर दें, या फिर अपने सुपीरियर अथॉरिटी को अपने एक्शंस के लिए बताएं, या फिर उन अपने जूनियर्स को बताएं कि हम ये एक्शंस क्यों ले रहे हैं, या फिर अपने कलीग को बताएं, ठीक है ना। तो जब कोई पब्लिक ऑफिसर अपनी अकाउंटेबिलिटी अपने डिपार्टमेंट, अपने विद इन द डिपार्टमेंट या विद इन द गवर्नमेंट, इस तरह से कहिए, विद इन द गवर्नमेंट वो बताता है कि हम कोई एक्शन या कोई डिसीजन क्यों लिए, तो ऐसी अकाउंटेबिलिटी को हम हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। दोस्तों हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी दो तरह की होती है। एक तो ये कि एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी, इसमें कोई भी पब्लिक सर्वेंट जब किसी अपने डिपार्टमेंट के बाहर के लोग को जवाब देता है, अपने डिपार्टमेंट या अपने विंग के बाहर के लोगों को बताता है कि वो कोई एक्शन या कोई डिसीजन क्यों लिया है, तो वो बोला जाता है कि यह उसकी एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है ना। जैसे अकाउंटेबिलिटी ऑफ मिनिस्टर टू द पार्लियामेंट, ये तो वो अलग लेवल की बात है, ठीक है ना, अभी हम पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये भी आता है कि जब भी कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट में अपने एक्शंस को बताता है, अपने डिसीजंस को बताता है, तो वो कह सकते हैं कि एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है ना। उसके बाद जुडिशियरी को बताओ, जुडिशियरी ने आपको सो कॉल्ड नोटिस जारी करी है, जुडिशियरी को बताओ कि भाई आपने ये डिसीजन क्यों लिया, इतने लोग मारे गए, ठीक है ना। तो जुडिशियरी को बताओ कि आप जो है, हालांकि अब देखिए जुडिशियरी तो आपके डिपार्टमेंट का है नहीं,
तो सिंपल सी बात यह है कि आप जब अपने डिपार्टमेंट के अलावा अलग डिपार्टमेंट को अपनी चीजों को बताते हैं, अपने डिसीजन या एक्शंस को बताते हैं, तो वो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल एक्टिविटी अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है ना। उसी तरह से कहेगा, आपसे पूछ सकता है कि भाई आपने इतना फाइनेंशियल जो अभी एलोकेशन हुआ था उसको कहाँ कहाँ खर्च किए। फिर उसके बाद सीबीसी आपसे पूछ सकता है कि भाई कोई काम ऐसा है कि जिसमें विजिलेंस इन्वॉल्व होता है, या फिर ह्यूमन राइट वाले पूछ सकते हैं। तो ये सब सारे आउटसाइड द डिपार्टमेंट विंग्स हैं। इस तरह से करिए कि आउटसाइड डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपसे पूछते हैं कि आपने कोई डिसीजन या कोई एक्शन क्यों लिया, ठीक है ना। तो ये होता है एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। दूसरा है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। मतलब ये कि आप विद इन द डिपार्टमेंट जो लोग हैं, जो आपके सुपीरियर हैं, जो आपके बॉस हैं, जो आपके जूनियर हैं, जो आपके कलीग हैं, जब आप उनको अपने एक्शंस और डिसीजंस के बारे में बोलते हैं, बताते हैं, तो उसको हम इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, राइट। मतलब पब्लिक सर्वेंट इनसाइड हिज डिपार्टमेंट, ठीक है ना, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट इनसाइड हिज विंग और डिपार्टमेंट। जैसे अकाउंटेबिलिटी टू द सुपीरियर, अपने बॉस को बताइए कि हम भाई कोई डिसीजन क्यों ले रहे हैं। या फिर जो इंटरनल ऑडिट कमेटी है, आप उसको बताइए कि आपने कोई भी फाइनेंशियल आपके पास रिसोर्स था, तो आप उसको कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे खर्च किए। फिर उसके बाद ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो ग्रीवांस रिड्रेसल विंग है, जो ग्रीवांस रिड्रेसल एक सेल है, वो आपसे अगर जैसे मान लीजिए कि कोई आम पब्लिक है, उसको कोई शिकायत है, तो वो सिंपल सी बात है कि किसी भी जिस ऑफिस से शिकायत है उस ऑफिस के ग्रीवांस रिड्रेसल सेल में जाकर के अपनी शिकायत करेगा, ठीक है ना। फिर ग्रीवांस रिड्रेसल सेल वाले जा करके आपसे पूछेंगे कि भैया देखिए ये शिकायत आई है आपके अगेंस्ट, आप बताओ कि आपने ऐसा एक्शन क्यों लिया। तो जब वो अपने विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन द ऑफिस, इस तरह से कह लीजिए, जब अकाउंटेबल होता है, जब अपना आंसर देता है, तो उसको हम इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो फैक्चुअल चीज हो गई। अब जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो खत्म हुआ, अभी अपने काम की चीज स्टार्ट हो रही है कि अकाउंटेबिलिटी के क्यों हम इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी के सामने चैलेंजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला जो चैलेंज है दोस्तों, वो है स्पेशल एक्सपर्टाइज, ठीक है ना। देखिए पब्लिक सर्विसेज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट है, अपने एरिया में वो एक्सपर्ट है, ठीक है ना। तो ऐसे में जो आउटसाइडर एक्सपर्ट्स हैं वो उनको सरपास कर ही नहीं पाते, वो उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, क्योंकि जो व्यक्ति है, जो पब्लिक सर्वेंट है, वो क्या कहता है कि भाई देखो मेरा इस क्षेत्र में, इस एरिया में एक्सपर्टाइज है। तो एक्सपर्टाइज के चक्कर में वो अपने आंसर नहीं देता है, वो बोलता है कि जो मैं कर रहा हूँ भाई देख तू कुछ नहीं जानता, मुझे पता है कि ये कैसे होता है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो जो स्पेशल एक्सपर्टाइज एक आता है सिविल सर्विसेज में, एक यो जनरल कॉन्सेप्ट है कि लोग जो सिविल सर्विसेज जाते हैं वो जनरलाइज्ड होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अपने एक किसी न किसी एक क्षेत्र में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, और उस एक्सपर्टाइज के पीछे वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को भूल जाते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज यही है कि एक स्पेशल जो एक्सपर्टाइज है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने में, ठीक है ना। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर आर एक्सपर्ट इन दियर स्पेसिफिक एरिया, डिफिकल्ट फॉर आउटसाइड एजेंसी टू सरपास देम इन दियर एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड क्वेश्चन देम, ठीक है ना। बड़ा मुश्किल होता है कि उनके एक्सपर्टाइज जो उनका एरिया है उसमें क्वेश्चन करना, ठीक, क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे आप तो वो आंसर क्या देगा, वो घुमाएगा आपको, ठीक, क्योंकि उसको भी पता है चीजें। उसके बाद मैसिव एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी राइट फ्रॉम द पार्लियामेंट टू द ग्राउंड ऑफ पंचायत, यहाँ तक ब्यूरोक्रेसी फैली हुई है। तो इतना बड़ा इसका एरिया है, इतना एक्सपेंशन है इसका, कि जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं अगर वो इसको कंट्रोल भी करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो बड़ा मुश्किल होता है। सिंपल सी बात ये है कि जो आईएएस लॉबी है ना, इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है वो कुछ चीजें उनके लिए जरूर कर सकते हैं कि उनको थोड़ा सा धमका दिए, डरा दिए, ट्रांसफर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अगर वो उसी पे अड़ गए तो फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। तो जो मैसिव एक्सपेंशन है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का हमारे यहाँ, वो है एक चैलेंज है अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। उसके बाद लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखिए बहुत सारी एजेंसीज हैं जो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए काम कर रही हैं, ठीक, जैसे उसमें मान लीजिए सीबीआई है, सीबीसी है, लोकायुक्त है, एसबीसी है, ठीक है ना, बहुत सारी एजेंसीज हैं, ईडी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारी एजेंसीज अपने अपने लेवल पे काम करती हैं, अपने अपने तरीके से काम करती हैं और अपने अपने रास्ते से काम करती हैं। इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो दूसरे इंस्टीट्यूशन को फॉरवर्ड ही नहीं करते, शेयर ही नहीं करते उनसे।
तो इनके बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब अलग-अलग एजेंसीज काम कर रही हैं, तो जो ब्यूरोक्रेटिक है वो तो बहुत अच्छी तरह से सब कुछ जानता है कि किस तरह से किसको घुमाना है, तो अलग-अलग एजेंसीज को अलग-अलग टाइम पे घुमाता रहता है। तो ऐसे में जो उनकी मिसबिहेवियर या मिस कंडक्ट है उसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर ये कोऑर्डिनेशन में काम करें, कोई किसी के पास एक इन्फॉर्मेशन आए और सारी एजेंसीज के साथ शेयर कर ले, तो अगली एजेंसीज का रिसोर्स भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और उसके पास इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी और एक साथ सब लोग मिल करके उसके ऊपर धावा भी बोल सकते हैं कि भाई अब बताओ कि क्या बात है कि तुम कोई काम क्यों नहीं किए। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का एक मुद्दा है जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं हो पा रही है। उसके बाद एक्सेसिव सिक्योरिटी अंडर आर्टिकल 311, मतलब ये आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है कि एज अ सिविल सर्वेंट एक बार अगर आप अपॉइंट हो गए, आप सेलेक्ट हो गए, तो आपको रिमूव करना बड़ा मुश्किल है। ये इतनी सिक्योरिटी आपको देता है। तो जब आपको रिमूव करना मुश्किल है, तो जो डर है, जो फियर है कि आपकी नौकरी चली जाएगी, वो तो आपके मन से निकल जाएगा। फिर आप करिए मनमानी, ठीक है ना। तो कुछ गलतियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कुछ दिन का हमारा सैलरी कट गया, कुछ दिन हम बर्खास्त हो गए, फिर उसके बाद आप बहाल होंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि आर्टिकल 311 भी एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। ओके, उसके बाद इम्प्लाइज यूनियन, जो इम्प्लाई है ना, उनका जो यूनियन है वो भी ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि अगर हम अपने सुपीरियर का शिकायत करेंगे तो हमारा प्रमोशन ही नहीं होगा, ठीक है ना, हमारी एक दिन की सैलरी कट जाएगी, सर्विस रिकॉर्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो तमाम चीजें हैं जो जिसका फियर है इम्प्लाइज यूनियन के अंदर में, इसकी वजह से वो अपनी फुल पोटेंशियल पे क्वेश्चन नहीं उठा पाती अपनी अथॉरिटी के ऊपर, ठीक है ना। देखिए, टेंडेंसी ऑफ एम्प्लॉयज यूनियन to resist the managerial action against their members even when they have blatantly violated ethical norms। वो ऊपर ऊपर की अथॉरिटी कुछ भी कर रही है, वो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनको फियर है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो इसकी नज़र में आ जाएंगे, अपने बॉस की नज़र में आ जाएंगे, फिर ये हमको तरह तरह से प्रताड़ित करेगा। तो ये सब सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। लेकिन अगर हमको इंश्योर करनी है अकाउंटेबिलिटी तो हमें क्या करना चाहिए, अब उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग द आरटीआई एक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, आरटीआई एक्ट तो ठीक है, काफी हद तक ये ठीक काम कर रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर न होने की वजह से जो सूचना आपको विद इन 10 डेज मिलनी चाहिए, 20 डेज मिलनी चाहिए, उसके लिए आपको 6-6 महीने आपको इंतजार करना पड़ता है। और 6 महीने में तो आप भूल भी जाते हैं कि भाई हमारे साथ हुआ क्या था, तब तक आप अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुके होते हैं। तो आरटीआई एक्ट तो अच्छा था, ठीक है, काम भी ठीक ठाक कर रहा है। दो इशू है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है और दूसरा जो आरटीआई वर्सेस सिक्रेसी है। बहुत सारी सूचनाएं वो कह देते हैं भाई मैं नहीं दे सकता क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर का मैटर है, इसलिए हम आपको ये सूचना नहीं दे सकते। तो इसमें जो आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत है वो यही कि भाई देखो, स्पष्ट चीजें बताओ कि हमको क्या मिलेगा, क्या हम जान सकते हैं, क्या नहीं जान सकते, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करो ताकि हम अपने निर्धारित टाइम फ्रेम में कोई भी सूचना प्राप्त कर सकें। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर थ्रू द लेजिस्लेशन। देखिए, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट शायद 2012 में पारित हुआ है, लेकिन उसमें भी कुछ खास जो प्रोविजंस हैं वो खास प्रोविजंस नहीं है कि विसल ब्लोअर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। आप आवाज तो उठा दिए किसी के खिलाफ, अगले दिन आपको गोली मार दिया, ठीक है ना, आपकी फैमिली को प्रताड़ित करने लगा, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे में जो लेजिस्लेशन विसल ब्लोअर से रिलेटेड है उसको स्ट्रांग बनाओ, उसको इम्यूनिटी दो, विसल ब्लोअर को इम्यूनिटी दो ताकि वो खुल करके अपनी आवाज को उठा सके, तभी जो है अकाउंटेबिलिटी निर्धारित हो पाएगी, इंश्योर हो पाएगी। स्ट्रांग लोकपाल एक्ट, इसकी बात बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे हिसाब से इन माई ओपिनियन लोकपाल एक, आप समझ लीजिए, टीथलेस टाइगर है, इसके पास कुछ नहीं है, बस खाली नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, कुछ विशेष इसको पावर नहीं है, कुछ विशेष ये कर नहीं पा रहा है। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो भी लोकपाल का कुछ ना तो रिपोर्ट आई है ना कुछ ना आई, कुछ मतलब कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है, ये सो रहा है, तो इसकी बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी। फिर उसके बाद सोशल ऑडिट को इम्पोर्टेंट है ये, सोशल ऑडिट को आप स्ट्रॉन्ग करिए, लोकल कम्युनिटीज के द्वारा करवाइए, एनजीओ के द्वारा करवाइए, ठीक है ना, या फिर जो इस तरह की सिविल सोसाइटीज हैं उनके द्वारा करवाइए। अभी क्या होता है कि सोशल ऑडिट के नाम पे
जो सरकारी बंदे होते हैं उन्हीं को नियुक्त कर दिया जाता है, वही जाकर के सोशल ऑडिट के नाम पे अपना ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं, दे देते हैं। तो ऐसे में भाई सरकारी आदमी है, सरकारी काम है, सरकारी आदमी के खिलाफ आपको बोलना है तो बड़ा मुश्किल है। तो सोशल ऑडिट का जो प्रोसेस है उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। उसके बाद हम आईटी को यूज कर सकते हैं, हम हर चीज का एक डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, और डिजिटल रिकॉर्ड को उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको डिजिटली हम हमेशा रिवील कर सकते हैं बिना किसी के पूछे। मतलब ये सुओ मोटो होना चाहिए किसी भी पब्लिक ऑफिसर का, किसी भी पब्लिक ऑफिस का। आपके पास जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, जो कि पब्लिक को दिया जा सकता है, पब्लिक की भलाई के लिए दिया जा सकता है, मीडिया में आना चाहिए, वो सब आईटी के थ्रू हम उसको दे सकते हैं, डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करके। उसके बाद इंकरेजिंग सिटीजन्स इनिशिएटिव, मतलब अगर कुछ जो जनता है वो कोई ऐसा इनिशिएटिव ले रही है जिसकी वजह से जो अकाउंटेबिलिटी है वो इंश्योर हो सकती है, तो हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं, ना कि उसको दबा दें। ठीक है ना, जैसे कि मजदूर किसान शक्ति, ठीक है ना ये जो है इन्होंने बड़ा बवाल किया था, आप इसको डाल करके इंटरनेट पे पढ़िएगा कि इनका क्या केस था। तो इस तरह से हम जो सिटीजन्स के इनिशिएटिव है जो इथिकली ठीक कर रहे हैं, मतलब कि किसी लॉ को वायलेट नहीं कर रहे हैं, किसी कानून को तोड़ नहीं रहे हैं, शांति रूप से वो अपना डिमांड रख रहे हैं, अपनी चीजें कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो उनको हमको इनकरेज करना चाहिए, ना कि उनको दबा देना चाहिए। उसके बाद प्रमोशन ऑफ कंपटीशन एंड डिस्करेजिंग मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड एमंग द पब्लिक सर्विस सेक्टर। कंपटीशन मतलब ये देखिए, जब भी आप ऑब्जेक्टिविटी को माइंड में रख करके काम करेंगे तब जो है आप कंपटीशन डेवलप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप फेवर करेंगे, ठीक है ना, आप किसी को डिस्क्रिमिनेटरी उसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे, फिर तो कंपटीशन नहीं होगा। मोनोपोली आएगा कि नहीं आएगा ये तो अलग बात है, लेकिन जो कंडक्ट है ना वो इथिकली रॉन्ग हो जाएंगे। जब आप किसी को फेवर करेंगे, किसी के लिए आप पर्टिकुलरली ज्यादा तेजी से एक्शन लेंगे, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, ठीक है ना, पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए, तो फिर कंपटीशन को आप जो है ना गला घोट रहे हैं उसका। तो ये पब्लिक ऑफिसर्स के लिए है, सर्वेंट के लिए है कि आप कोई भी काम करिए ना तो ऑब्जेक्टिविटी को माइंड में रख के करिए, कंपटीशन को बढ़ावा दीजिए। कंपटीशन को बढ़ावा देंगे तो न केवल जो आपका पब्लिक ऑफिस है उसका उसकी गरिमा बढ़ेगी या फिर उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी, बल्कि जो सोसाइटी है ना उसका भी उद्धार होगा, उसका भी डेवलपमेंट होगा। तो कंपटीशन इज द की ऑफ डेवलपमेंट। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा जो क्वालिटेटिव स्किल्स हैं वो निखर के आएंगे बाहर। ठीक है ना। उसके बाद नीड टू ले डाउन स्टैट्यूटरी कोड ऑफ एथिक्स। अभी जो है जो कोड ऑफ एथिक्स है उसको कोई लीगल बैलेंस नहीं है। ठीक है ना, कोड ऑफ एथिक्स बस केवल कहा गया है भाई आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अच्छा बिहेव नहीं करते हैं तो आपके ऊपर एक्शन क्या हो सकता है। तो उसको एक स्टेट्यूटरी जो स्टेटस है, लीगल स्टेटस है, उसको देने की जरूरत है, जो हमारा कोड ऑफ एथिक्स है। और ब्रिटिश सिविल सर्विसेज में ऐसा कुछ है भी, आप एक बार उसको पढ़िएगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, और आई थिंक इससे बड़ा फायदा होगा, आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। देखिए आज हम अकाउंटेबिलिटी एंड इथिकल गवर्नेंस दो चीजें वहां पे लिखी थी, तो अभी हमने केवल अकाउंटेबिलिटी को पढ़ा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इथिकल गवर्नेंस के बारे में। तो अगले लेक्चर में हम इथिकल गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आज जो हमने देखा, उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ छूट रहा है, तो आप सिंपली हमको कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमको टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे आपको रिप्लाई दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।